वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम में। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा। जैसा कि आप जानते हैं, टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द पावर शेयरिंग। मेरे प्यारे बच्चों, ये पावर शेयरिंग आपके पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। कई सारे बच्चों का मेल, कई सारे बच्चों का फोन भी आया कि सर आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्यों नहीं सोचते। कोरोना का पीरियड है, स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और काफी दिक्कत हो रही है। आपके समझाने के तरीका मुझे बहुत अच्छे आते हैं समझ में, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो बना करके डाला जाए और मैंने स्टार्ट किया पावर शेयरिंग के बारे में आपको बता दूं। लेकिन इससे पहले कि पावर शेयरिंग हमारे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में आपको पॉलिटिकल साइंस में क्लास 10th में 8 चैप्टर दिया गया है। पहला है पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, तीसरा है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चौथा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और पांचवा है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। छठा आपको पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, और सातवां आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, और जो आठवां होगा वो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी चैप्टर होगा वो बेसिकली इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिया के डेमोक्रेसी के बारे में आपको पढ़ना है, और इंडिया में पावर को शेयर कैसे किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट को अपना पावर किस तरीके से शेयर करना चाहिए, डिवीजन के साथ, जिला परिषद के साथ, पंचायत के साथ, और गांधी जी की क्या सोच थी इस पावर शेयरिंग में, वो सब चीजें आपको इस पॉलिटिकल साइंस में 8 के 8 चैप्टर में पढ़ने हैं। लेकिन इस भारत देश में और इंडिया में पावर शेयर करने के लिए किस किस देशों का अध्ययन करके हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और भी लोग जो उस कमिटी में थे, उन्होंने कहां कहां से क्या चीज सीखा और किस तरीके के चीजों को इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में यूज किया गया, इसके लिए हमारे सिलेबस में 2 केस स्टडी दिया गया है। बेसिकली ये केस स्टडी एनसीईआरटी में तो केस स्टडी के नाम से नहीं है, बट 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बेल्जियम और श्रीलंका। मैंने इसे केस स्टडीज नाम दिया है। तो इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो में कन्वर्ट करूंगा। जो पहला वीडियो होगा जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, ये केस स्टडीज फॉर पावर शेयरिंग होगा, और जो दूसरा वीडियो होगा वो हम पावर शेयरिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कोई भी वीडियो कॉन्सेप्ट मैप से स्टार्ट होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट मैप से, जिसका नाम होगा केस स्टडीज फॉर पावर शेयरिंग। हम इसमें एक इंट्रोडक्शन रखे हुए हैं। दूसरा, हम बेल्जियम एक सॉवरेन स्टेट्स है वेस्टर्न यूरोप में, उस देश के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। और एक हमारा छोटा सा देश पड़ोसी जो कि इंडियन ओशियन में है, श्रीलंका, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका में पावर शेयर किया गया और बेल्जियम में किस तरीके से किया गया, और हमारे देश में मुझे कैसे करना चाहिए। और दूसरा हम चीज देखेंगे मेजोरिटेरिटिज्म इन श्रीलंका। अगर किसी देश में किसी खास कास्ट या कम्युनिटी का मेजोरिटी ज्यादा हो तो उसकी सुप्रीमेसी कैसे चलती है, और उस सुप्रीमेसी के कॉज के कारण सिविल वॉर क्यों हो जाता है, इसका भी केस स्टडी हम करेंगे। और अगर सेम स्थिति बेल्जियम में हो तो वहां सिविल वॉर क्यों नहीं होता, और वहां के जो लीडर हैं जो बहुत ही जागरूक हैं और भविष्य की बात को पहले ही समझ लिए और बेल्जियम में इस प्रकार की घटना नहीं होने दिए जो कि श्रीलंका में हुआ, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपने इस टॉपिक में देख लिया, हमें इंट्रोडक्शन देखना है, बेल्जियम देखना है, श्रीलंका देखना है, और श्रीलंका में मेजोरिटी जिसका है सिन्हाला सुप्रीमेसी, और एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए। व्हाट इज माय एम टू स्टडी दिस चैप्टर। सो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, क्योंकि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों डेमोक्रेटिक है, और किस तरीके से वहां पावर शेयरिंग होता है। वी स्टार्ट विद द 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका, एंड बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी इज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। दूसरा होगा द स्टोरीज यील्ड सम जनरल कंक्लूजन्स about the need for power sharing in democracy, and this allows us to discuss the various forms of power sharing, and that will be taken up in this chapter. Okay, so ये मेरा एम होगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आइए हम अंडर द हेड ऑफ डिस्कशंस वी हैव टू स्टडी अबाउट सम इंट्रोडक्शंस। अब इस इंट्रोडक्शन के स्क्रीन को देखिए, यहाँ पर हमने दिया है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। भारत में कई सारे स्टेट्स है और किस तरीके से सेंट्रल के द्वारा उसमें पावर शेयर की जाएगी, और उसका बेस
बेल्जियम और श्रीलंका से कंक्लूजन होके कैसे निकलेगा, इसके बारे में मुझे पढ़ना है। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। गांधी जी ने अगर ये नहीं सोचा होता तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट में और वहां से पंचायती राज व्यवस्था होता? क्या आज हमारे देश में और हमारे राज्य में, हमारे गांव में मुखिया होता, पंचायती राज सिस्टम होता? नहीं होता। इसीलिए डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करना एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पावर शेयरिंग जब बात करते हैं ना, तो मेरे दिमाग में आता है कि आप पावर को शेयर कर रहे हो, यानी इस आदमी के पास पावर है, उसमें से कुछ लेके किसी और को दे रहे हो। क्या आप इसे वीकेंड कर रहे हो, क्या कमजोर कर रहे हो? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दोगे और स्टेट गवर्नमेंट किसी और को दे दोगे, तो क्या पावर डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, कम होती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। So, a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. So, we have to live with this effect. All communities, social groups. Communities का मतलब होता है अलग अलग कास्ट के लोगों का जो ग्रुप होता है, सोशल ग्रुप्स होते हैं, get their say in the government. What do you mean by say in the government? क्योंकि उनकी जो अपनी डिमांड है गवर्नमेंट से, और जो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव वहां जाएंगे उससे जो डिमांड करेंगे, वो चीज यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। पीपुल हैव ए राइट टू कंसल्टेट कि हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट, किस तरीके से सरकार उसके ऊपर में अपना प्रशासन चलाए, वो पीपुल के जो डिमांड है उसको सरकार कैसे पूरा करे, ये चीज यहाँ पर पूरा होती है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजंस एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। एक ऐसी सरकार जो कि अच्छी सरकार मानी जाती है, जिसमें कि जो उसके सिटीजन्स हैं उसका स्टेक होना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सरकार उस जनता तक अपनी कार्य पूरा करे और अच्छी तरीके से पूरा करे। ये पावर शेयरिंग है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी में आम पब्लिक के पास भी पावर है, वोट फ्रेंचाइजी करने का पावर, जो कि रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजता है अपना काम पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार की चीजों को देखने के लिए we'll discuss here the idea of power sharing in democratic countries like Belgium and श्रीलंका। ओके, सो हम दो कंट्रीज लिए हुए हैं, आप सामने में देख रहे हैं। एक बेल्जियम है जो कि वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है, और एक श्रीलंका है जो कि एशिया में है, इंडियन ओशियन में है। तो आइए देखते हैं बेल्जियम में। तो सबसे पहले बेल्जियम का ओवरव्यू देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बेल्जियम एक सॉवरेन स्टेट है इन वेस्टर्न यूरोप। मेरे दोस्त, ये वेस्टर्न यूरोप का मैप आप देख रहे हैं, जहां पर मेरी माउस का कर्सर वाइब्रेट कर रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन जो कि आपको पता है, ये राइट हैंड साइड में ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। वेस्टर्न यूरोप में यहाँ आपका बेल्जियम है। सॉवरेन स्टेट्स लाइक इंडिया, ये एक कंट्री है। इट्स एरिया इज स्मॉलर देन द एरिया ऑफ हरियाणा इन इंडिया। अगर हम हरियाणा से इसकी कंपैरिजन करें तो उससे एरिया में कम है। और जिस तरीके से हरियाणा का बॉर्डर दिल्ली, यूपी और राजस्थान से मिलता है, उसी तरीके से बेल्जियम का भी अपना बॉर्डर फ्रांस के साथ है, जो कि साउथ वेस्ट में है। आप यहां पर देख सकते हैं फ्रांस साउथ वेस्ट में। द नीदरलैंड्स, मेरे बच्चों, फ्रांस में यहां दी नहीं लगा हुआ है, लेकिन देखिए नीदरलैंड्स में दी लगा हुआ है। एक डिफरेंट है ना। आप इंडिया में दी नहीं लगा सकते, लेकिन जब आप इंडिया में दी लगाते हैं तो खास इंडिया हो जाती है। और वो खास इंडिया क्या है, जो गांधी ने सोचा था, एक ऐसा इंडिया जो करप्शन फ्री हो, तो हम कह सकते हैं दी इंडिया। लेकिन क्या इंडिया करप्शन फ्री है? नहीं है, इसीलिए इंडिया सिंपल इंडिया है। सिमिलरली फ्रांस एक सिंपल फ्रांस है। लेकिन जब दी लगता है नीदरलैंड्स के पीछे तो खास हो जाती है। नीदरलैंड एक पर्टिकुलर प्लेस लाइक इंडिया नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये नीदरलैंड्स कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ एक कंट्री है, इसीलिए इसमें दी लगाया जाता है, दी नीदरलैंड्स। और ये द नीदरलैंड्स टू द नॉर्थ ऑफ बेल्जियम है, जो कि आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हैं। तो हम बेल्जियम के ज्योग्राफिकल सिचुएशन को देख रहे हैं। जर्मनी जो कि इसके ईस्ट में है, राइट, एंड लग्जमबर्ग जो कि साउथ ईस्ट में है, आप यहां देख सकते हैं, ये वाला पार्ट है जहां माउस का कर्सर वाइब्रेट कर रहा है। एंड द नॉर्थ सी टू द नॉर्थ वेस्ट, यहां पर आप इस ब्लू कलर का ये पार्ट देख रहे हैं, ये नॉर्थ सी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर कि जो लग्जमबर्ग एक कंट्री है और बेल्जियम के साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, उससे ऊपर जो आप ये पार्ट देख रहे हैं जहां माउस कर्सर कर रहा है, ये भी लग्जमबर्ग है, लेकिन ये पार्ट ऑफ बेल्जियम है, इसीलिए इसे बेल्जियम लग्जमबर्ग कहा जाता है। तो आपको ये याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। लग्जमबर्ग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो कि बेल्जियम में नहीं है, और लग्जमबर्ग एक स्टेट है, एक प्रोविंस है जो कि बेल्जियम का है, जिसे बेल्जियम लग्जमबर्ग कहा जाता है, वो ये पार्ट है साउथ में।
बेल्जियम में 10 प्रोविंसेज है, 5 टॉप पे और 5 नॉर्थ में और 5 साउथ में। ये अकॉर्डिंग टू द ब्रसेल्स के सिचुएशन के हिसाब से हम बात करेंगे आगे। और ये इसका मैप है जो कि बेल्जियम का। तो ये आपने इसका लोकेशन बड़ा अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका एरिया हरियाणा से छोटा है थोड़ा सा, तो पॉपुलेशन क्या है? इसका पॉपुलेशन भी हरियाणा के पॉपुलेशन का आधा है, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। अब हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं, और यदि इसका लोकेशन पे और हम ये बात करें कि इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो बेल्जियम आपका 49 डिग्री 30 मिनट 51 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है। तो आपको पता होगा कि 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ जो होता है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और ये 49 एंड 30 हाफ बात कर रहा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की बात कर रहा है, और 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे की बात कर रहा है। इसका मतलब बेल्जियम आपका टेम्परेट जोन में है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी कम होगा, ठंडा देश होगा, ये आपको पता चल गया। और जो लॉन्गिट्यूड है, जो कि वर्टिकल लाइंस होते हैं, ये 2 डिग्री 33 मिनट और 6 डिग्री 24 ईस्ट में है ये। ओके, तो हमने बेल्जियम का लोकेशंस और उसके बॉर्डर के बारे में जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं वहां पे रहने वाले एथनिक कंपोजिशन की। मेरे प्यारे बच्चों, एथनिक का मतलब क्या होता है? एथनिक का मतलब होता है कि उस देश में रहने वाले लोगों का कास्ट सिस्टम क्या है। जैसे अपने यहाँ है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मुस्लिम है, उसी तरीके से उस देश में भी है। तो हम एथनिक कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो एथनिक कंपोजिशन जो है बेल्जियम का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप बेल्जियम की इस मैप को देखिए, यहाँ पर आपको 3 कलर्स आपको दिख रहा है, और एक ये मल्टी कलर्ड यहाँ पर है। तो बेल्जियम को 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला रीजन इसका है ब्रसेल्स कैपिटल रीजन, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है। ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट रीजन है जो कि ब्रसेल्स में, जो मैंने आपको कहा कि 10 प्रोविंसेज है, उसमें से ब्रसेल्स कैपिटल रीजन कोई प्रोविंस नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। आप दिल्ली से इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे दिल्ली है, हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि इसे स्टेट बना दिया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्टेट नहीं बनाते। तो हमारा जो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, वो एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है, सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस पर अपना शासन चला जा रही है। तो इसका मतलब वो एक यूनियन टेरिटरीज है। ओके, तो उसी तरीके से ब्रसेल्स एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। दूसरा पार्ट इसमें आता है वेलेनिया रीजन, फ्रेंच स्पीकिंग रीजन, ये वाला पार्ट है। और तीसरा है इसका फ्लेमिश डच स्पीकिंग रीजन, जो ये है। और एक, जैसा मैंने कहा, मल्टी कलर रीजन, यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग है कुछ परसेंट। तो ये ब्रसेल्स कैपिटल रीजन के बारे में देखते हैं। इन द कैपिटल सिटी लाइक ब्रसेल्स 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच एंड 20% डच स्पीकिंग है। ये जो ब्रसेल्स का रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 80% पीपुल फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। थोड़ा सा इसके एथनिक कंपोजिशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है वो इसी से पूरा होगा। अबाउट 40% पीपुल लाइव इन वेलेनियाई रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। यहाँ पर जो लोग हैं, इसमें से 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश डच स्पीकिंग रीजन है, और ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% live in the Flemish region and speak Dutch language. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की परसेंटेज यहाँ पे काफी ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं जर्मन स्पीकिंग में, जिसपे ओनली 1% है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 59% डच स्पीकिंग है, 40% आपका फ्रेंच स्पीकिंग है, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 99% हो गया, और 1% है जर्मन स्पीकिंग। तो 100% इसकी कंपोजिशन आपने समझ लिया। तो एथनिक कंपोजिशन आपको समझ में आ गया। अगर आप मैप को देखें तो आपको पता चल गया है कि जो डच स्पीकिंग रीजन है वो टॉप पे है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग रीजन है वो नीचे देख रहे हैं। तो बड़ा आसानी से ये कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? यहाँ के लीडर्स ने किस तरीके से इस कंट्री को बचाया, यही उद्देश्य है हमारा केस स्टडीज में। इस प्रकार के कंपोजिशन जो आधे आधे पार्ट में लगभग बटा हुआ है, वो 2 पार्ट में कंट्री को क्यों ब्रेक नहीं कर रहा है, क्यों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाया, ये किस तरीके की सरकारें यहाँ पर चलाई गई। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है जो यहाँ पर हमें देखना चाहिए। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखिए, नंबर ऑफ डच स्पीकिंग इसमें ज्यादा है, और फ्रेंच स्पीकिंग जो है उसकी संख्या कम है, 40% है, लेकिन ये 40% रिच और पावरफुल है।
and this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. और डच स्पीकिंग पीछे क्यों रह गया? क्योंकि एजुकेशन में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो फ्रेंच स्पीकर से पीछे रह गया. And this led to the tension between Dutch speaking and French speaking community during the 1950 और 1960. 1950 और 1960 के बीच में जब डच स्पीकिंग लोगों को पता चला कि फ्रेंच स्पीकिंग डेवलप कर रहा है, रिलेटिवली रिच हो रहा है और हम पुअर हो रहे हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट उसके बीच में अराइज हुआ. और कॉन्फ्लिक्ट जब ये अराइज हुआ तो वहां के लीडर के माइंड में स्ट्राइक किया. और जब ये माइंड में स्ट्राइक किया तो उसे लगा कि कंट्री के ऊपर में बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है. उन्होंने एक मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट को दुनिया के सामने में रखा और बेल्जियम को ब्रेक होने से, सेपरेट कंट्री होने से कैसे बचाया, यही इसमें हमें पढ़ना है. क्योंकि हमारे भी देश में इसी तरीके से अलग अलग भाषा से बोलने वाले लोग अलग अलग स्टेट में रहते हैं और हमें अपने कंट्री को ज्वाइंट रखना है. तो इसके केस स्टडी को समझना बहुत ही जरूरी होगा. तो आइए अब इसका कंक्लूजन देखते हैं. डच कम्युनिटी को टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी. मेजोरिटी किसका ज्यादा है? डच का 59 याद हो गया आपको. फ्रेंच स्पीकिंग 40%, जर्मन स्पीकिंग 1%. तो ये तो आपको पता है कि डच स्पीकिंग की संख्या ज्यादा है, उसकी न्यूमेरिक मेजोरिटी ज्यादा है. सो ये क्या करेगा? ये फोर्स करेगा, इट विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन बेल्जियम. ऐसा ये कर सकता था. एंड दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर. और ऐसा करने से क्या होता? देश में कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस हो जाती कम्युनिटी के बीच में. दिस कुड लीड टू द वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और ये उस कंट्री को डिवाइड कर सकता था. एंड बोथ साइड्स कुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स. और दोनों साइड, जो ब्रसेल्स इसका इंडिपेंडेंट रीजन है इस सेंटर में, इस पे अपना प्रभुत्व दिखा सकता था, अपना पावर एस्टेब्लिश कर सकता था. बट ऐसा नहीं हुआ मेरे दोस्त, और ये मैं पढ़ूंगा इसके बारे में. लेकिन कब? जब एकोमोडेशन इन बेल्जियम के बारे में सोचेंगे. लेकिन आइए पहले अब देखते हैं श्रीलंका में क्या हुआ. इसके भी ओवरव्यू, एथनिक कॉम्पोजिशन एंड कंक्लूजन देखते हैं. फिर डिसाइड करेंगे हम लोग साथ बैठ के कि अब क्या होना है इसमें. तो आइए श्रीलंका के बारे में देखते हैं. श्रीलंका का ये मल्टी कलर्ड मैप आप देख रहे हैं, हम इसके बारे में करेंगे आगे. ओवरव्यू देखते हैं. सबसे पहले श्रीलंका है कहां पर? श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ये आपको पता होगा. छोटा सा देश. कहां पर है ये? इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखिए. ये एक आइलैंड नेशन है और फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द तमिलनाडु. तमिलनाडु से कुछ दूरियों पे है, किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. इट इज इन साउथ एशिया. पता है आपको, ये भारत है और भारत के साउथ में है और ये साउथ एशिया के नाम से जाना जाता है. अगर आप साउथ ईस्ट एशिया कहिएगा तो ये वाला रीजन जो है माउस के कर्सर के सामने, ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है. सो इट इज इन साउथ एशिया, लोकेटेड इन इंडियन ओशन. और ये आपका बे ऑफ बंगाल है. तो जरा सा सोचिए कि बंगाल, अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो वहां से श्रीलंका किधर है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट. ये साउथ वेस्ट में आएगा. बे ऑफ बंगाल का दक्षिण और पश्चिम कोना में, साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल. एंड अगर अरबियन सी से इसकी तुलना देखा जाए तो ये साउथ ईस्ट में आएगा. साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में श्रीलंका आपको मिल गया. और इट हैज 2 करोड़ पीपल. 2.16 करोड़ आज के डेट में इसका पॉपुलेशन है. और अगर आप इसे श्रीलंका के पॉपुलेशन, हरियाणा के पॉपुलेशन से तुलना करें, जैसा कि आपने बेल्जियम में कहा था हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा है, तो आप यहां सोच लीजिए कि ये हरियाणा के पॉपुलेशन से थोड़ा सा ही कम है. हरियाणा का पॉपुलेशन आज के डेट में 2.5 करोड़ के आसपास है और श्रीलंका का पॉपुलेशन आज के डेट में 2.16 करोड़ के आसपास है. तो लगभग 2 करोड़ की बातें कर रहे हैं एनसीईआरटी में. सो लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन. यहाँ पर पॉपुलेशन में काफी डाइवर्सिटी है, यहाँ भी कई कम्युनिटीज के लोग रहते हैं. तो हम आइए अब बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन की. सो अगर हम श्रीलंका के मैप को देखें तो ये भी एक मल्टी कलर्ड मैप है. आप इसमें से इस कलर को उठाइए, सिन्हालीज है ये. सिन्हालीज के लोकेशन देखिए पूरे कंट्री में यहाँ कितना फैला हुआ है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिन्हालीज का है. कितना परसेंट है बात करेंगे अभी. तमिल को देखिए, तमिल में आपको 2 रीजन यहाँ पर दिखा गया, पिंक और ये कलर. तो पिंक कलर ये है, ये बेसिकली श्रीलंकन तमिल है. और ये जो है आप देख रहे हैं कलर माउस के कर्सर जहां पे हो रहा है, ये इंडियन तमिल है. और जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ये मुस्लिम है. थोड़ा थोड़ा स्पॉट है कहां कहां पर, ये आप देख सकते हैं. तो आइए सिन्हालीज का हम एक परसेंटेज देखते हैं क्या है. द मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका आर सिन्हाला स्पीकर्स. दे आर 74% इन पॉपुलेशन एंड मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. ये लोग बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं. 74%. अगर आप तमिल की बात करें तो ये 2 टाइप में आएगा. तमिल स्पीकर टोटल 18% है
Among Tamils there are two subgroups है. Tamil native of the country are called श्रीलंकन तमिल, जो कि वहां का मूल निवासी है, 13% आता है, और इंडियन तमिल 5% है वहां पर. तो ये लोकेशन देखिए, ये पिंक कलर जो है वो श्रीलंकन तमिल है, और जो ये देख रहे हैं वो इंडियन तमिल है. तो इंडियन तमिल 5% है, टोटल आपका 18 है. इसका प्रोजेक्शन यहां पर कीजिए. ये मैप बनाने का एक तरीका है बच्चों, इसे आप जरूर सीखिएगा. 18% हम यहां पर पाई चार्ट में दिखाए हैं, और इसके इस कलर को फिर प्रोजेक्शन से दिखाए हैं. पिंक कलर में श्रीलंकन तमिल 13% और इंडियन तमिल 5%. तो सीख लीजिएगा जरूर से. ये मैप के लैंग्वेज को लिखने की तरीका है, और ये जो लिखने का तरीका और नोट्स बनाने की तरीका है जो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है. जो भी प्रश्न पूछा जाए इसी प्रकार से उसकी पॉइंट बताइए. तो श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भाई श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल का लोकेशन क्या है. तो आपको कहना पड़ेगा कि श्रीलंकन तमिल जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में. देखिए मैप में ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और जो इंडियन तमिल है उसका लोकेशन देखिए सेंट्रल पार्ट में है और थोड़ा सा यहाँ पर है, ये वाला पार्ट है. तो आप कंप्लीटली ये चीज देख चुके हैं तमिल के लोकेशंस. अब आप आइए मुस्लिम के लोकेशन के बारे में. ये है ग्रीन कलर का थोड़ा थोड़ा स्पॉट, जो कि आप होल श्रीलंका में देख सकते हैं, बॉर्डर साइड से लेकर सेंट्रल पार्ट में 8% है इसकी पॉपुलेशन. ओके, अब हम बात करते हैं डू यू नो नाम का एक, कि देर आर 7% क्रिश्चियंस भी है यहाँ पर, हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला. आपने तमिल और सिन्हाला की जो परसेंटेज है उसमें 7% क्रिश्चियंस धर्म को फॉलो करता है. ये रिलीजन है, ये पॉपुलेशन नहीं है जो आप डू यू नो में देख रहे हैं. और इस देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, अगर उसमें रिलीजन के आधार पर देखें तो बुद्धिज्म जो है श्रीलंका में वो 70.2% है, और हिंदुइज्म 12.6%. और अगर आप इस्लाम धर्म को मानने वाले देखेंगे तो 9.7% है, और अदर्स 0.5%. अगर हम इस टोटल पॉपुलेशन को प्लस करें तो ये 100% हो जाएगा. ओके, अब हम बात करते हैं इसमें कंक्लूजन का. सिन्हाला कम्युनिटी, जैसा कि आपने कहा कि इस श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो ये पूरा फैला हुआ है इस कलर में, इसकी परसेंटेज 74% है. अब बताइए 74% इसका पॉपुलेशन है, तो अगर वहां पर सरकार बनेगी तो किसकी बात मानेगी? सिन्हाला कम्युनिटी का, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हो जाएगा. तो सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed even bigger majority and could impose its will on the entire country. पूरे कंट्रीज में डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं, लेकिन सिन्हाला इतना ज्यादा है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में ज्यादा पहुंच गया, तो सरकार उसी की बात मानना शुरू कर देगा. अब कैसे करेगा, मेजोरिटी का क्या इफेक्ट होता है, हम आगे इसमें बनाए हुए हैं स्लाइड. आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. यहां पर यह है सिन्हाला सुप्रीमेसी. तो आइए हम सिन्हाला सुप्रीमेसी देखते हैं. श्रीलंका पे सिन्हाला सुप्रीमेसी कैसे हुआ, कब से हुआ? तो जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 ईस्वी में, जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, और श्रीलंका 1948 में. अंग्रेजों से इसको छुटकारा मिल गया 1948 में. तो लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट. जब वहां सरकार बनाने की कवालियत शुरू हुई तो उसमें सिन्हाला कम्युनिटी के लोग बड़ा डोमिनेंस हो गया उसके ऊपर में, और उसका परिणाम क्या हुआ नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो वहां पर गवर्नमेंट चूज किया गया, जो डेमोक्रेटिकली किया गया, सभी लोगों के सहमति से किया गया, वहां पर एक सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स टू एस्टैब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी. गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा काम किया कि सिन्हाला सुप्रीमेसी वहां पर साबित हो गया, उसकी ही बातों को ज्यादा माना गया. तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन व्हिच एवर वे इट वांट्स. जैसी वो चाहेगा उसी तरीके से सरकार चलाई जाएगी, और डिसरिगार्ड कर देगा दूसरे लोगों के विश को, उसके नीड्स को, उसके जरूरत को, उसकी इच्छाएं को बंद कर देगा. जिसकी कम्युनिटी ज्यादा है, कम्युनिटी संख्या, नंबर ऑफ पीपल जिसके कम्युनिटी में ज्यादा है, उसकी बात ज्यादा चलेगी. दैट इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म. ओके, सो 1956 में 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. बताइए, अब सिन्हाला को आप ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिए, जबकि वहां पर तमिल बोलने वाले लोग भी हैं, वहां पर इस्लाम के लोग भी हैं, वहां क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाले लोग हैं, और भी लैंग्वेज है, लेकिन आपने सिन्हाला को सुप्रीमेसी करना है, लैंग्वेज बना दिया. इससे एक फीलिंग पूरे श्रीलंका में फैलता चला गया कि जो सरकारें हैं वो सिन्हाला को ज्यादा वैल्यू और ज्यादा प्रेफर कर रहा है. सो गवर्नमेंट फॉलो प्रिफरेंशियल पॉलिसीज, बाइस्ड पॉलिसीज आप जिसको कहते हैं, इन फेवर ऑफ सिन्हाला
जो भी सरकार अपनी कानून बनाते थे वो सिन्हला को ध्यान में रख के बनाते थे कि उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और उसको फेवर करने लगे। सिन्हला एप्लीकेंट्स जो होते थे यूनिवर्सिटी में उसको पोजीशन देने लगे, गवर्नमेंट जॉब में उसकी संख्या बढ़ने लगा और एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। टेंशन फैलते चला गया, स्ट्रेन बढ़ते चला गया कम्युनिटीज के अंदर में। और उसका परिणाम क्या हुआ, वो परिणाम हम सिविल वॉर इन श्रीलंका में पढ़ने जा रहे हैं। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज। सिन्हाला भी था, उसने अपनी सरकार बना रखी है और उसके खिलाफ श्रीलंकन गवर्नमेंट अपना श्रीलंकन तमिल जो था पार्टी को लॉन्च किया फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। जहां जहां उसका क्षेत्र था वहां पर वो अपना अधिकार करना चाहता था एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड जॉब। और सरकार जो उसकी अधिक संख्या सिन्हाला वाले को दे रखा था उसमें वो अपना पोजीशन का डिमांड करने लगा थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। दे स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और उसने एक स्ट्रगल और एक प्रकार की जुलूस निकालना शुरू कर दिया और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया कि आपको तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। एंड द सिविल वॉर वाज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और इस चक्कर में एक सिविल वॉर हो गया। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, दो कम्युनिटी के बीच में जो अविश्वास हुआ, डिस्ट्रस्ट हुआ, वो टर्न इनटू ए वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर। और वो अविश्वास सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में पूरे देश में एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस हुआ जो सिविल वॉर का रूप ले लिया। सिविल वॉर का मतलब होता है कि एक ही देश के अंदर में, उस देश के बाउंड्री के अंदर में आपस में ही पीपुल एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। परिणाम क्या हुआ, सोशलिज्म पर काफी इफेक्ट पड़ा, कल्चर उसके डिस्टर्ब हो गए, इकोनॉमिक लाइफ जो वहां का कंट्री का था वो डिस्टर्ब हो गया। और ये सिविल वॉर उस पूरे सिस्टम को, पूरे श्रीलंका को बहुत ही हानि पहुंचाया। राइट, तो श्रीलंका में हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पर एथनिक कंपोजिशन था उसमें एक ग्रुप और एक कम्युनिटी की संख्या ज्यादा थी, सरकार में उसकी सुप्रीमेसी हो गई, जॉब उसको मिल गए, बाकी को नहीं मिला, सिविल वॉर आ गया। हमें अपने देश में ऐसे नहीं होने देना है। यही हमारे इस वीडियो का केस स्टडी ऑफ श्रीलंका का उद्देश्य था। अब बताइए कि आपने बेल्जियम को आधा पढ़ के छोड़ दिया था, अब आइए एकोमोडेशन इन बेल्जियम देखते हैं कि बेल्जियम में ये वॉर क्यों नहीं हुआ। जो मैंने आपको कहा कि बेल्जियम में सरकार ने, वहां के लीडर्स ने किस प्रकार फ्यूचर को भांप लिया, किस प्रकार फ्यूचर के बारे में सोच लिया। तो आइए वहां की सरकार ने किस प्रकार की मॉडल गवर्नमेंट प्रोड्यूस किया, जो श्रीलंका में हुआ वो बेल्जियम में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो बेल्जियन लीडर जो है वो रिकॉग्नाइज कर गया कि वहां जो रीजनल डिफरेंस था एथनिक कंपोजिशंस का, ये डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग हाफ हाफ में बटा हुआ था, उस लीडर ने उसको भांप लिया। और उसने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया, संशोधन। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें बदलाव करना, और 4 बार किया गया। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लाइव टुगेदर, ताकि बेल्जियम में रहने वाले सभी लोग, सभी इथनिक कंपोजिशन के लोग एक साथ रह सके। कितना अच्छा काम किया उन्होंने। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने बेल्जियन मॉडल पे काम किया। क्या होता है ये बेल्जियन मॉडल, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसका पहला पॉइंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों के लोग इक्वल नंबर में रहेंगे। अब बताइए, डच 59% था, फ्रेंच 49% था, फिर भी ब्रसेल्स सेंट्रल रीजन जो था उसमें डच और फ्रेंच के इस परसेंटेज को देखने के बावजूद भी वहां पर इक्वल इन नंबर्स उसके प्रतिनिधि को रखा गया। एंड दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली, ताकि कोई भी सिंगल कम्युनिटी के लोग डिसीजंस अपने आप में ना ले सके, यूनिलैटरली ना ले सके, सबको मिला करके उसके ऊपर में वो डिसीजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी पावर को शेयर किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो स्टेट गवर्नमेंट था वो 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री में था, जो फ्लेमिश रीजन था और जो वेलोनिया रीजन था उसमें। और स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट बना के नहीं रखा गया। और थर्ड जो कि ब्रसेल्स था, जो कि किसी प्रकार का कोई नाइदर ए प्रोविंस और इंडिपेंडेंट था,
दोनों से। तो दे आर ए सेपरेट गवर्नमेंट इन बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रसेल्स में जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर फ्रेंच का संख्या ज्यादा था, लेकिन फिर भी वहां पर भी डच और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन में दिया गया। ये तो रहा फ्रेंच के इस 3 मॉडल के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस मॉडल, मैंने आपके लिए एक और गवर्नमेंट वहां पर किया गया जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 गवर्नमेंट एक कम्युनिटी गवर्नमेंट किया गया। अब बताइए, पूरे बेल्जियम मैप में आपने देखा डच स्पीकिंग जो है टॉप पे है, फ्रेंच स्पीकिंग साउथ पे है, जर्मन स्पीकिंग उसके ईस्ट साइड में है। तो जो भी कास्ट के लोग जहां भी है, जो भाषा के बोलने वाले लोग कहीं भी है, उसके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया गया। आप जहां है वहीं कम्युनिटी गवर्नमेंट को वोट दे दीजिए, जिस रीजन में आप रहते हैं, डजंट मैटर। So the community government is elected by the people belonging to one language community. Dutch, French and German speaking. No matter where they live, जहां भी आप रहते हो आप उसको वोट कीजिए। So this government has the power regarding culture, educational and language related issues. तो इस तरीके से बेल्जियम में इस गवर्नमेंट को किया गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम आपको कहने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में बेल्जियम में 3 प्रकार के गवर्नमेंट की बात किया गया, लेकिन अगर आज के बेल्जियम की बात करें इन 21st सेंचुरी बेल्जियम इन टुडेज इन 2020, तो 6 मॉड्यूल्स ऑफ गवर्नमेंट वहां पर चलाए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि बेल्जियम के जो गवर्नमेंट चलाने की तरीका है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी बेल्जियम कभी ब्रेक नहीं हुआ और यूनाइट होकर के रहा। तो इसीलिए इसे केस स्टडीज के रूप में इंडिया में यूज किया गया, क्योंकि इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो भारत के एथनिक कंपोजिशन के जैसा ही कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसके मॉडल को ध्यान में रख करके, इसके फेडरल सिस्टम को ध्यान में रख करके, इसके पार्लियामेंट्री सिस्टम को ध्यान में रख करके अपने देश में जो पावर शेयरिंग किया गया और फेडरल सिस्टम की तरह किया गया। हमारे यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट किया गया, हमारे यहां भी स्टेट गवर्नमेंट किया गया, हमारे यहां भी स्टेट गवर्नमेंट को काफी पावर दिया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ऐसा पावर है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उसे हेल्प करता है। और हम इसमें कई सारे बिल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये चीज पता होना चाहिए। ओके, तो हमने बेल्जियन मॉडल को देख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ और बेल्जियम के बारे में कि जो भी अरेंजमेंट बेल्जियम में हुआ वर्कड वेल सो फार इन बेल्जियम, दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ। जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ उसको इसने अवॉइड किया। 2 मेजर कम्युनिटीज एंड एट ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री और लिंग्विस्टिक लाइन, जो लिंग्विस्टिक लाइन पर नीचे का पार्ट ऊपर का पार्ट डिवाइड हो सकता था, उससे यहां के लीडर्स ने इसे नहीं होने दिया। तो ये था बेल्जियम के बारे में जो आपने देखा। तो आपको दोनों मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में कौन सा अच्छा लगा होगा? मुझे विश्वास है कि आप बेल्जियम मॉडल को फॉलो करेंगे। मेरे दोस्त, बेल्जियम मॉडल में जो हमने फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा वही अपने देश में लागू होगा, और यही फेडरल सिस्टम की अधिक से अधिक जानकारी हम चैप्टर 2 में लेंगे और फिर चैप्टर 3 की बात करेंगे। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्डअप होगा उससे हमारे आने वाले 2 चैप्टर में भी काम आएगा। सो ध्यान से इसको पढ़िएगा और इस कंप्लीट लेक्चर प्लान का लर्निंग आउटकम्स क्या हुआ, फाइनली हमने इसे सीखा क्या, उसमें सिर्फ ये 2 पॉइंट में देख लीजिए। In Belgium, the leaders have realized that unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of the different communities and regions. अगर आपको किसी देश को यूनाइट रखना है ना, तो उस देश में रहने वाले छोटे और बड़े सभी लोगों के फीलिंग्स और उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में वो ध्यान में रखना होगा। और ये तभी होगा जब उस देश में डेमोक्रेसी होगा, तभी हम छोटे छोटे लोगों तक सरकार के बेनिफिट्स, सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को पहुंचा सकते हैं, और सरकार जो उनको बेनिफिट दे रही है वहां तक पहुंचा सकते हैं। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर्स। और ये पावर शेयरिंग से ही हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चल के वहां नहीं जाएंगे, वो सेंटर को, स्टेट को बोलेंगे, स्टेट अपने डिवीजन को बोलेगा, डिवीजन अपने पंचायत को बोलेगा। लेकिन लोग, दुर्भाग्य की बात है कि हम जिस पावर शेयरिंग की बात इंडिया जैसे कंट्री के लिए सोच रहे हैं, वहां पर सभी लोगों को एक दूसरे के हित को समझना पड़ेगा। अपने देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि जब हम पावर शेयर करते करते पंचायत में जाते हैं और मुखिया को सारा पावर दे देते हैं, तो वो अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है, अपने गांव, अपने समाज के बारे में नहीं सोचता। ऐसे बहुत मुखिया है जो अपना पावर शेयर करके और फंड आते हैं और सर खा जा रहे हैं। ये सोच गांधी जी ने नहीं सोचा था। ये तभी पॉसिबल है जब आपके देश में
लोएस्ट लेवल तक अच्छी खासी एजुकेशन पहुंच जाए, ताकि उसे पता चले कि गांव का डेवलपमेंट भी मुखिया जी का डेवलपमेंट है। तो मेरे दोस्त, श्रीलंका में किया हुआ उसको सोचिए। श्रीलंका shows us a contrasting examples. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. और ये कंट्री को नुकसान करता है। तो श्रीलंका वाली बात हम नहीं करेंगे, ना तो अपने फैमिली में, ना अपने कंट्री में। बात किसकी करेंगे? बेल्जियम का। ये रहा आज आपका कंप्लीट वीडियो, और आप इस वीडियो को पढ़ने में और देखने में अपना प्रेशियस टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।